एमओसीसी लाइव प्लेटफॉर्म पे हम अच्छा आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सीरीज़ हमारे उन तमाम रिकॉर्डेड सेशंस की है तो जी जो हमने लेक्चर 2020, लेक्चर 2017 और लेक्चर 2015 की प्रिपरेशन में अब हमारे हम स्टूडेंट्स डिस्कस को करते डिलीवर हैं। किए। यूट्यूब की सबसे पहले वसातत अपनी से डिस्कशन का आपको हम ये आगाज़ तमाम करेंगे। लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किए जाएंगे। तो अगर आपको इस हवाले से कोई शिकायत हो या जनाब किसी चीज़ बात की समझ करेंगे ना सबसे आए तो पहले आप हमारे सिल्विया बात पे, फिर फेसबुक के वॉल्ट पेज विटमन पे साहब अपनी राय का पे, इजहार कर सकते फिर द हैं। बिग एंड एमओसीसी टोरीज पे बात मुश्ताक ऑनलाइन करेंगे। कोचिंग और अकेडमी। इसके बाद शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू चलेगी और हम जनाबे वाला डिस्कस करेंगे द वॉर ऑफ ट्रोजन पे। फिर इसके बाद हम जो है वो इल्म कैप्सूल की तरफ जो है वो वापस आएंगे और कुछ पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सिल्विया बात जो है, इनकी एक पोइम मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी। अगर आप में से किसी ने उसको पढ़ा हो, किसी ने कुछ उसको देखा हो, लेडी लजारा के नाम से जो है वो ये पोइम थी, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। तो आप में से किसी को अगर को देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम सिल्विया बात के ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे और देखते हैं कि सिल्विया बात ने क्या कहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिल्विया पाथ के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब सिल्विया पाथ की ये पोएम मैंने पढ़ी, लेडी लजारस जो है, तो मुझे कुछ अजीब लगा। इसलिए कि इससे पहले इसी एज के कुछ राइटर्स और भी थे जिनके काम को मैंने पढ़ रखा था। लेडी लजारस के अंदर मैंने जब ये इस पोएम को देख रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि यार ये कैसी पोएम है कि जिसमें बड़ी अजीब सी चीजें लिखी हुई हैं। आई हैव डन इट अगेन। एक ऐसी राइटर थी, एक ऐसी पोइट है हु इज टॉकिंग अबाउट हर ओन डेथ, वो जो कि ये कह रही है कि आई हैव डन इट अगेन, मैंने अपनी मौत को दोबारा जो है वो देखा, मैंने दोबारा इसको किया। मैं ऐसा करती रहती हूँ, 1 year in every 10 आई मैनेज इट। मैं अपने आप को हर 10 साल बाद मारती हूँ, मैं इसको जो है वो मैनेज कर लेती हूँ। ये बड़ा स्ट्रेंज सा इंसिडेंट था मेरे लिए कि अच्छा वकार साहब, आपने आज के सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करनी, वहाँ पे रिकॉर्डेड जो हमारा क्लासेस है ना ऑनलाइन, उसी में सिर्फ कीजिएगा, ठीक है? क्लास में नहीं करेंगे आप जो है वो। चलें ठीक है सर। हाँ जी, ताकि जो सेशंस नहीं अटेंड कर रहे इस तरह से तो सभी कन्वीनियंट हैं, तो जो नहीं देना चाह रहे हैं फिर हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि आना चाहिए यहाँ पे सेशन में। सो वकार साहब, लेडी लिजारस वकार साहब है, मिस तैयबा है, मिस कैसा हैं, इस पोएम के अंदर ये देखें थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आज सिल्विया पाथ के मुतालिक चीज़ें बड़ी डिटेल से जो है वो कवर और क्लियर होने जा रही हैं। और आज के सेशन में जितना आपने आज तक सीखा है सारे के सारे सेशन में से, आज के सेशन के बाद आप यकीनन ये फील करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें क्लियर हो गई हैं आपके पास ज़हन में जो कि सबसे आज थी नहीं, जो भी आज कॉन्सेप्ट थे। बिकॉज आई विश कि अपने सेकंड आज लेक्चर में मैं मैक्सिमम डिलीवर कर सकूं। तो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ी इजी इजी से वर्ड्स में लिखी है, ए सॉर्ट ऑफ वॉकिंग माइरेकल, माय स्किन ब्राइट एज नाजी लैम्प शेड, माय राइट फुट, कि मेरी जो स्किन है वो ऐसे ही है जिस तरह से जब जो यहूदी थे वो लोगों की चमड़ी उधेड़ा करते थे। मेरा जो फेस है वो एक फीचरलेस फेस है। तो मेरे मुतालिक जो चीज़ें हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। ठीक है जी, पील ऑफ द नैपकिन ओ माय एनिमी डू आई टेरिफाई, कि तुम लोग मुझे मौत से क्यों बचाने की कोशिश करते हो। मुझे सिल्विया पाथ को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता चला कि ये कुछ अजीब है, कुछ गलत है। आपने भी यकीनन ये फील किया होगा, हमने ये जो लाइनें पढ़ी जब हमने यहाँ पे बात की, आई हैव डन इट अगेन एवरी 10 years, यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ वाक़ईतन अजीब लगता है। तो मुझे ये तजस्सुस हुआ कि मुझे ये जानना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है। तो टेड ह्यूज को फिर मैंने डिस्कस किया। टेड ह्यूज को मैंने देखा कि टेड ह्यूज से इसकी कोई शायद प्रॉब्लम रही थी, जो इसके हस्बैंड हैं, क्योंकि मैं जानता था कि इनकी शादी टेड ह्यूज से हुई थी। फिर मेरे सामने एक नया नाम आ गया जिसको हम डेनियल थॉमस के नाम से जानते हैं। तो डेनियल थॉमस साहब के साथ भी इनका कोई अफेयर रहा था। तो DYNAL, डेनियल, THOMAS, थॉमस। तो ये नाम जो हैं, बात करते हैं आगे और देखते हैं कि सिल्विया पाथ ने क्या क्यों ऐसा जो है वो किया। अमेरिकन शायरा थी जनाब, 1932 में दुनिया के अंदर आती है, 1963 में खुद ही अपने आप को दुनिया से ले जाती है। शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करती थी, बेसिकली ये पोएट थी
और इसके अलावा इसके नावल भी जो हैं वो काफ़ी फेमस थे। काफ़ी फेमस मराठी है, एक ही नावल था जिसका नाम द बेल जार है, लेकिन उस बेल जार को बुनियाद बना के काफ़ी काम उसके ऊपर किए गए। ये नावल द बेल जार एक इसका नावल था जो कि 1982 के अंदर जो है वो इसको प्राइज़ भी मिल चुका है। 1982 के अंदर द बेल जार को जो है वो पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है वो इसे मिला था। सिल्विया पाथ की ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। ये कन्फेशनल पोएट्री लिखा करती थी। कन्फेशनल पोएट्री से मुराद ऐसी पोएट्री होती है बेसिकली जो कि आई पे बात करती है। जो आपके अंदर की बातें हैं उनको बताती है। जो ये बताती है कि आप सफ़र क्या कर रहे हैं, आपके अंदर ट्रॉमा क्या है, आपके अंदर चीज़ें क्या हैं, आप किस सम्मत में जो है वो जा रहे हैं। एक शेर आपकी नज़र करूँगा, आपको यकीनन ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ुर्दे पशेमा का पशेमा होना। इनकी पोएम लेडी लिज़ारस जो हमारे सामने स्क्रीन पे है, ये इनकी ऐसी इन्हीं कन्फेशंस को बयान कर रही है। सिक माइंडेड थी, ओल्ड माइंडेड थी। एक ऐसी पोएट थी जो बड़ी अजीबो-गरीब लिखा करती थी। इनकी एक दूसरी पोएम है जिसका नाम आपके सामने मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। डैडी जो है वो इनकी एक दूसरी पोएम थी। डैडी के अंदर भी इन्होंने अपने अंदर का सारा गुबार निकाल दिया। भूले हैं रफ्ता-रफ्ता इन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। ऐसी ही थी सिल्विया पाथ। कोई सिक माइंडेड ओल्ड लेकिन पोएट्स की दुनिया में, शायरी की दुनिया में एक बड़ा नाम रखती थी। जब ये 8 साल की थी, छोटी-सी बच्ची थी, इसने पहली पोएम लिख दी अपनी। 8 साल में जब हम और आप सही से कुछ लिखना भी नहीं समझते हैं, इन्होंने अपनी पहली पोएम लिख दी। कमाल हो गया। सिलसिला यहीं पे नहीं रुका, 11 साल की उम्र के अंदर इन्होंने अपनी दूसरी पोएम को पब्लिश भी करवा दिया। 1947 में इन्हें काफ़ी अवार्ड मिले और इनका आईक्यू लेवल जो है, आप में से जो आईक्यू को समझते हैं, वो 160 प्लस होता था, जो कि मोर देन एवरेज है। हमारा 80, 90, 100 तक मैक्सिमम जाता है, तो वो बड़ा ज़हीन समझा जाता है। सिल्विया पाथ की ज़िंदगी में सबसे जो अजीबो-गरीब वाक़यात हुए, उनमें से एक ये था कि 8 साल की उम्र में इसके फ़ादर जो थे, उनकी डेथ हो गई। इन्होंने अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस तो रखा, लेकिन फ़ोकस का वो लेवल रहा नहीं। ज़िंदगी आगे चलती है, एक लड़का ज़िंदगी में आता है जो कि बड़ा मशहूर है, डेनियल थॉमस जो है वो इसका नाम है, पोएट है। अच्छा खासा नाम है इसका भी, डेनियल थॉमस जो है। डेनियल थॉमस से मिलने की बड़ी उम्मीदें रखती होती थी। एक दिन डेनियल थॉमस से मिलने चली गई। डेनियल थॉमस जो है वो 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, डेनियल थॉमस से मुलाकात हो नहीं सकी। टूट गई, बिखर गई, अपने आप को मुकम्मल बिखरा-बिखरा महसूस किया। ये अक्सर औक़ात अपने बाजुओं को और अपनी टाँगों के ऊपर जो है वो खुद को ज़ख्म दिया करती थी और ये देखा करती थी कि क्या मैं मौत को बर्दाश्त कर सकती हूँ? आई कुड डाई और नॉट। इस डिप्रेशन से, जो कि डेनियल थॉमस की वज़ह से इनको मिली थी, निकलने के लिए इन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते थे, ताकि ये ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकें। बातें आगे चलती रहती हैं। डेनियल थॉमस साहब तो वापस नहीं आए, लेकिन इन्होंने हम इनकी खुदकुशी के ऊपर जो चीज़ें हैं, खुदकुशी के ऊपर जो इनकी इंसिडेंट्स हैं, उनको यकीनन अलहदा से भी डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा इनकी स्टोरी को समझ लेते हैं। एक दिन ऐसा आया कि अपनी वालिदा की 30-40 स्लीपिंग पिल्स को इकट्ठा निगल लिया इन्होंने। यानी कि खुद को मारने की पहली अटेम्प्ट की इन्होंने। लेकिन खुशकिस्मती से कह लीजिए या बदकिस्मती से, वो कामयाब नहीं हो सकी। मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 साल की उम्र में जब इसने अपने वालिद को खोया, इसके इंटेंस इम्पैक्ट थे अपने फादर से। अपनी राइटिंग्स में डैडी पोएम जो थी, कहीं न कहीं इसको लगता था कि मैं मेंटल इलनेस का शिकार हो चुकी हूँ। डिप्रेशन बहुत रहता था इसके पास जो है वो।
इलेक्ट्रोशॉक थेरापी से इसको इलाज किया जाता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1953 मैं बता चुका हूँ, 1932 में ये शायरा पैदा होती है। 1953 में जो है यानी कि 20 साल की उम्र में इसने स्लीपिंग पिल्स ले ली। स्लीपिंग पिल्स भी कोई एक दो नहीं ली, स्लीपिंग पिल्स भी 30-40 जो है वो ले ली इन्होंने। 30-40 स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो ले ली। वो तो अच्छा हुआ कि इनकी माँ और इनके भाई ने देख लिया कि ये घर के बेसमेंट के अंदर छुप के इन्होंने पिल्स ली हैं, और पहली सुसाइड की अटेम्प्ट जो है वो उससे बच गई। इसके बाद इन्हें 6 माह तक आईसीयू में रखा गया। 1953 में स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद उनको 30-40 गोलियां लेने से आपका बचना मुश्किल होता है। ये सारे का सारा जो मरने का एक्सपीरियंस था वो उसने अपनी पोएम डैडी के अंदर लिख दिया। इसने लिखा, एट 20 आई ट्राइड टू डू एंड ट्राइड टू गेट बैक टू यू। 20 साल की उम्र में मैंने मरने की कोशिश की और मैंने कोशिश की कि मैं दोबारा वापस आ सकूं। कहाँ वापस आ सकूं? इटर्नल लाइफ में। उमैरा अहमद का नावल एक बड़ा मशहूर ज़माना है। सियालकोट से उमैरा अहमद साहिबा हैं। पीरे कामिल के नाम से एक नावल है जिसकी इंग्लिश कॉपीज भी उसमें तर्जुमा भी हुआ, जिसमें मरकजी किरदार हमारे पास सलार है। व्हाट इज नेक्स्ट टू इक्वास्टेसी? इससे आगे क्या है? खैर, 1956 इनकी शादी होती है टेड ह्यूज से। टेड ह्यूज मशहूर ज़माना, एक अपना नाम रखने वाला। शादी कामयाब रहती है, जिंदगी आगे बढ़ती है, 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी का नाम फरीदा होता है, FRIEDA, फरीदा होता है। 1960 में पैदा होती है। पहली खुदकुशी की अटेम्प्ट के 7 साल बाद 1932 में बताया पैदा हुई। 1953 में खुदकुशी की अटेम्प्ट की 7 साल बाद बेटी होती है, फेरिडा जो होती है। बेटे का नाम निकोलस था जो कि 1962 में पैदा होता है। जिंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ ट्रैक पे चल रहा था, लेकिन एक दफा फिर से हालात वाकयात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। एक दिन इनकी मुलाकात एक पोइट से होती है जिसका नाम रॉबर्ट लोवेल होता है, ROBERTLOWEL। रॉबर्ट लोवेल इसे कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी खुश हो, लेकिन तुम अपने वो तलख एक्सपीरियंस क्यों नहीं लिखती हो जो तुमने कभी फेस किए हैं? तुम अपने अंदर जो कुछ है उसको क्यों नहीं एक्सप्लेन करती हो? यू शुड राइट योर रियल एक्सपीरियंसेस। फिर उन्होंने जहर उगला। फिर उन्होंने लेडी लेजारस लिखी जो कि 1965 में मैंने बताया पब्लिश हुई, जिस पे आज हम बात करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि मैंने क्यों मरने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये मुतमिन थे। शायद जिंदगी से किसी हद तक ये मुतमिन थी, लेकिन ये इनके मुतमिन होना भी ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 1962 के अंदर इन्होंने दोबारा से खुद को मारने की कोशिश की। दरअसल 1962 में इन्होंने अपनी गाड़ी को लिया और खुद को ड्रॉन कर लिया, खुद को किसी जगह पे ले गए डूबने के लिए। जुलाई 1962 की बात है। वजह इस दफा खुदकुशी की ये थी कि इनके हस्बैंड टेड ह्यूज का किसी के साथ अफेयर था। दोनों सेपरेट हो गए, अलहदा हो गए। सिल्विया बाथ ने बच्चे दोनों अपने पास रख लिए लंदन के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा करती थी। यहाँ पे इस मौके पे इसने क्रिएटिविटी को जन्म दिया, इसने नई तख्लीक की, इसे नई नई पोएम्स जो है वो लिखना शुरू कर दी, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल सका। रातों को सोया नहीं करती थी, देर देर तक जागते रहते थे। इनका वजन दिन ब दिन गिरता चला जा रहा था। 11 फरवरी 1963 को इन्होंने अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड से मार लिया, खुद को किचन के अंदर बंद किया। बच्चे बेडरूम के अंदर थे, उन्होंने अपने आप को वहीं पे ख़त्म कर लिया।
सिल्विया पाथ साहिबा ने अपनी जो ज़िंदगी ख़त्म की थी, वो ज़िंदगी ऐसी ख़त्म थी कि वो दोबारा सर्वाइव नहीं कर सके। इनको अपने बचाने वालों से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं होती थी। इन्हीं के मुतालिक मैंने आपको बताया, भूले हैं रफ्ता रफ्ता इन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। मैं जानती हूँ खुदकुशी हराम है, लेकिन इसीलिए हादसों की तलाश में हूँ मैं। इनकी पोइट्री का मजमूआ जो एरियल है, ARIEL, बड़ा फेमस हुआ, पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुआ। बेसिकली टेड ह्यूज साहब ने इसके ऊपर काम किया, उन्होंने पब्लिश करवाया इनकी वफात के 2 साल बाद। शायद सिल्विया पाथ अपने आप को मार देना चाहती थी, ख़त्म कर देना चाहती थी, और इसीलिए उसने 11 फरवरी 1963, ये जो मैं बताने जा रहा था 2009 डेट जो है, इस पे भी मैं बात करता हूँ। 11 फरवरी 1963 में इसने अपने आप को जिस्मानी तौर पर तो मार लिया, लेकिन सिल्विया पाथ चाह के भी खुद को मार नहीं सकी, और इसीलिए आज भी हम सिल्विया पाथ पर बात कर रहे हैं। 2009 में इसका बेटा निकोलस 16 मार्च 2009 खुदकुशी, उसने भी सुसाइड कर ली, वो भी मर गया। शायद खानदान में जब एक दफा कोई सुसाइड कर लेता है तो उसके बाद मरने के रास्ते आसान हो जाते हैं। इनकी शादी टेड ह्यूज से 1956 के अंदर हुई थी। सिल्विया पाथ जिस कॉलेज से पढ़ी थी उसका नाम स्मिथ कॉलेज था, मैसाचुसेट्स के अंदर पैदा हुई थी, अमेरिकन राइटर थी। शायद टेड ह्यूज की बेरुखी से इन्होंने भी परेशान होकर यही कहा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। अभी हम इनकी पोएम एक डिस्कस करेंगे जिससे हमारे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और उस पोएम का नाम लेडी लिजारस है। लेडी लिजारस में इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। लंबी पोएम है, सारी डिटेल्स में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन हम जो है वो कुछ ना कुछ इस पे बात करेंगे। आई हैव डन इट अगेन, मैंने दोबारा खुद को मारने की कोशिश की है। 1 ईयर इन एवरी 10, हर 10 साल में एक दफा मैं करती रहती हूँ। मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ। मेरे लिए ये एक मौजज़ा है, जैसे यहूदी किसी चीज़ से खुद को अलग कर लेते हैं। मुझ में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मेरा चेहरा जो है वो ऐसे ही है जैसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो यहूदियों की कोई चादर होती है। तुम लोग जो मुझे बताते हो ओ माय एनिमी, तुम लोग जो मुझे बचाते हो, क्यों बचाते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? यहाँ पे आई हमें बताता है कि ये कन्फेशनल पोएट्री है। कन्फेशनल पोएट्री वो पोएट्री होती है जिसमें आई का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। सैफिया बात यहीं पे नहीं रुकती, आगे चलती है। हमें बताती है कि द नोज, द आई, पिट्स, द फाज एंड द सेट ऑफ टीथ, सब कुछ मेरा तुम्हारे जैसा ही है। और ये तुम्हारे जैसा जो है, ये जो मेरे मुंह से द शॉर्ट ब्रेथ आ रही है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी। सारे का सारा जो मेरा जिस्म है, मेरा जो गोश्त है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे बिल्ली की तरह जो है, जैसे बिल्ली कहा जाता है कि 9 दफ़ा मरती है, 9 दफ़ा फिर ज़िंदा हो जाती है, मैं भी 9 दफ़ा ज़िंदा हो सकूँगी। अभी जो मैंने सुसाइड की कोशिश की है, वो तो 30 नंबर है। इस तरह की थी सिल्विया बात जो है वो। लिखती हैं कि जब मैंने पहली दफ़ा इसकी कोशिश की, देन आई वाज़ 10 इयर्स ओल्ड। यहाँ पे भी लिखती है, द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड आई वाज़ 10, इट वाज़ एन एक्सीडेंट। लेकिन उस वक़्त मेरी कोई सही कोशिश नहीं थी खुद को मारने की। सिल्विया पाथ को पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि शायद हम किसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ पे हम मौजूद राइटर की राइटिंग को देख रहे हैं। द सेकंड टाइम जब मैंने कोशिश की टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल, आई वॉक्ड। जब मैंने दूसरी दफा कोशिश की कि मैं अब जाऊंगी और दोबारा वापस नहीं आऊंगी, मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी। डाइंग इज एन आर्ट, मरना तो एक फन है, जैसे दूसरे फन होते हैं।
मैं तो इसको करती हूँ अच्छी तरह से। I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. तो जनाब मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सारी पॉइंट मैंने बताया, हम इसको नहीं डिस्कस कर सकते। तो ये मेडिकल फील्ड में अपने डॉक्टरों से गिला करती है, कहती है कि तुम मुझ पे तजर्बे करते रहते हो। आई एम योर ऑपस, मैग्नम ऑपस, आई एम योर वैल्यूएबल, द प्योर गोल्ड बेबी, के मेरे ऊपर तजर्बे कर रहे होते हो। मैं मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, और निकाल लेना मुझसे, ले लेना, मेरा क्या क्या बनाओगे बाद में। आई एम जस्ट ए किक ऑफ सोप, मेरे हाथ में जो अंगूठी रिंग है यही बचेगी, या जो मेरे दांत के अंदर जो फीलिंग है ये बच जाएगी। कहती है हर गॉड, हर ल्यूसीफर, गॉड और ल्यूसीफर, आई एम कमिंग, आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक ईयर, कि मैं आ रही हूँ, मैं उठ के आ रही हूँ। लेडी डिजायर्स वो ये पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कुछ ना कुछ पता चला होगा कि क्या कहना चाह रहे थे। हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि जो बाद वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे तो वैसे भी सवाल पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई होगी, लेट उन्होंने ज्वाइन किया। वक़ार साहब, मिस साहिबा और मिस कैसरा, आप बताएं, कुछ समझ आई है आपको? बाकियों को भी अगर आई है तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लेट ज्वाइन किया है तो शायद आपको ना पता चला हो। वक़ार साहब। ऑलराइट जी। ये हमारे पास सिल्विया पाथ साहिबा थी जी। वक़ार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं आपको रिप्लाई देने कि जी मैं हाजिर हूँ, आप पूछिए सवाल सर। नहीं, आपको समझ में आया हमने बात की? जी सर, मैंने इनके बारे में पहले पढ़ा हुआ है तो मेरा रिकॉल हो गया है। वेरी गुड। मिस सबा अनवर ने हमें कहाँ से ज्वाइन किया? सर थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया है, असल में मैं किसी और काम लग गई। ऑलराइट। मिस फाइजा साहिबा ने हमें कहाँ से ज्वाइन किया? ऑलराइट। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे द वार ऑफ ट्रोजन पे, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, बल्कि इस पे कुछ क्विज ले लेते हैं। सिल्विया पाथ साहिबा कब पैदा हुई? एक क्विक जो है वो क्विज ले लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1932 1932। 1963। ऑलराइट। सिल्विया पाथ साहिबा की शादी कब होती है टेडी ह्यूज से? किस ईयर में होती है? 56 में 1956। 1956। किस कॉलेज से पढ़ी हुई थी सिल्विया पाथ साहिबा? उसका नाम क्या है कॉलेज का? स्मिथ कॉलेज। स्मिथ कॉलेज नाम है उस कॉलेज का। सिल्विया पाथ के कितने बच्चे थे? दो, एक दो। बेटा और एक बेटी। क्या नाम था? फ्रीडा और निकोलस। फ्रीडा और निकोलस। बड़ा कौन था इनमें से? फ्रीडा 1960 उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। सिल्विया पाथ ने अपनी सुसाइड की पहली अटेम्प्ट किस साल में की थी? 10 साल। 19 नहीं, हम इसमें वही काउंट करेंगे जो संजीदा उसने बताई है ना। 20 साल में, 20 1953 साल में। 1953 में। दूसरी अटेम्प्ट कब थी? सॉरी 1962। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इनका एक ही नॉवल है, उस नॉवल का नाम क्या और वो कब पब्लिश हुआ? बेल जॉर। द बेल जॉर। करवाया था ये पब्लिश। सर 82 में इसको प्राइज मिला था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। प्राइज।
बेल जार की पब्लिकेशन डेट क्या है? नहीं पता है, ये मैंने आपने बताया बताया। था। नो सर। अभी बता रहा हूँ। 1963 1963 1963 ये भी लिख लीजिए। इनके बेटे निकोलस ने सुसाइड कर ली थी, कब की थी? 2009 में। 2009। इन्होंने किस किस्म की पोइट्री लिखी? कन्फेशनल, एपिक, कन्फेशनल। लैमरिक? कन्फेशनल। क्या होती है? कन्फेशनल। जिसमें कन्फेशनल आई का पोइट्री ज्यादा कौन जो सी? जिसमें आई का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑलराइट। एरियल जो है वो किसने पब्लिश करवाया था? एरियल टेड ह्यूज ने। टेड ह्यूज ने इसकी इसके इसकी मरने के डेथ के 2 साल बाद। 1965 में वो पब्लिश हुआ था। इसकी डेथ के 2 साल बाद जो है वो। अच्छा जी, आगे मुझे बताएं कि एक सर और एक है। बी मीटिंग शायद वो भी इसी का है। इसी सॉरी, जी इसी का ही है। बी मीटिंग एक हाँ जी, बी मीटिंग जो है, सही कह रहे हैं आप, जो है वो भी इन्हीं का मजमूआ है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी उस पर काफी अच्छी मौजूद है। अच्छा जी, द बी मीटिंग जो है वो बड़ी किसी ने आप में से बी मीटिंग जो है वो भी इनके इन्हीं किस्म के मजमुओं को जो जाहिर करती हैं, द बी मीटिंग जो है वो। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि लिजार्डस जो है वो आपने पढ़ी है, क्या इसमें लगता है आपको, क्या थीम हो सकता है? पोएम के अंदर समझ में आई है आपको? लोनलीनेस, आइसोलेशन। आइसोलेशन। रिजेक्शन। रिजेक्शन हो सकती है सर। अच्छा, इसके कुछ अहम पॉइंट्स के नाम बता रहा हूँ, इसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। डैडी पोएम की इसकी, लेडी लिजार्डस इसी की थी, एरियल इसी की थी, बी मीटिंग इसी की थी, मैड गर्ल्स लव सॉन्ग इसी का था, ट्यूलिप्स इसी का था, द एप्लीकेंट्स इसी का था। तो ये पोएम जो है वो इन्हीं की थी। तो यहाँ तक तो हमारी डिस्कशन हो गई जनाब सिल्विया पाथ साहिबा पे। अब हम आगे बात करेंगे। आगे हम विटमैन पे बात करने से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब हमारे पास ये विग्स क्या थी, टोरीज क्या थी, और फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाएंगे। विग्स एंड टोरीज को समझने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड का। तो ये मैं आप में से ही तमाम स्टूडेंट्स के जो हैं वो क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ। सो आई एम श्योर कि आप सब जो हैं वो इसको ध्यान से समझ लेंगे। विग्स एंड टोरीज जो हैं ये कोई नाम नहीं थे, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। ये स्लैंग्स थी, गालियां थी, ये बिगड़े हुए नाम थे। लेकिन ये बिगड़े हुए नाम कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से पैदा होते हैं? इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 1660 में। लंदन के अंदर 1660 में एक इंसिडेंट होता है जिसमें चार्ल्स द सेकंड जो है वो गवर्नमेंट संभालता है। चार्ल्स द सेकंड ने आके काफी रेवोल्यूशंस दी। इससे पहले ड्रामा के अंदर काम यही होता था, खवातीन शामिल नहीं होती थी, स्टेज के ऊपर जो है लड़के ही परफॉर्म किया करते थे। और अब जो है स्टेज के अंदर स्क्रीन इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी, और तो और अब तो नेचुरल साउंड्स भी जो हैं वो स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ तरह से आना शुरू हो गई थी। काफी तब्दीलियां जो है वो इसने करवाई। चार्ल्स द सेकंड के बाद जो है, चार्ल्स द सेकंड के बाद इसका एक भाई था जिसको हम जेम्स टू के नाम से जानते हैं। चार्ल्स द सेकंड के बाद जेम्स सेकंड के जो है वो आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे कि अब ये हुकूमत संभालेंगे। लिहाजा इसका ताल्लुक जो है वो कैथलिसिज्म से था, कैथलिक था ये। जबकि लंदन के अंदर जो है वो प्यूरिटन जो है वो हम जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ के टेन्योर से ही, यानी कि हेनरी एट ने जो है वो एंग्लिकन चर्च जब से बनाया था, तो मूवमेंट जो है वो हमारे पास एंग्लिकन चर्च की ज्यादा चल रही थी। इसके कैथोलिक होने के बड़े एतराज़ात थे लोगों को, वो नहीं चाहते थे कि जेम्स द सेकंड आए। लंदन के अंदर एक बिल आता है जिसका नाम हमारे पास एक्सक्लूजन बिल जो है, EXCULSION एक्सक्लूजन बिल है। ये बिल बेसिकली 1679 में आता है, 1681 तक चला जाता है। ये लोग ये कहा कहते थे, ये बिल पार्लियामेंट ने इसलिए लाया कि हमें जेम्स द सेकंड कबूल नहीं है।
जेम्स II को एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको गवर्नमेंट ना दी जाए। अब दो तरह की पार्टीज बन गई। हम जानते हैं कि पार्टीज जब भी बनती हैं तो एक सपोर्टर होते हैं, एक उनके जो है वो खिलाफ होते हैं। एक तरफ हमारे पास विग्स आ गए। विग्स कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो कि चाहते थे कि जेम्स II जो है वो ना आए। ये जेम्स को लाने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जेम्स के हक में लोग थे, ये टोरीज थे। विग्स का लफ्जी मतलब ये होता है कि किसी स्कॉटिश लफ्ज जुबान से लिया गया ये लफ्ज है जिसमें कैटल थीवर्स होते हैं, जो कैटल को चोरी करने वाले होते हैं। यानी कि आप जेम्स II को हम पे लगा रहे हैं तो गोया आप हमारे हक चोरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो टोरीज हैं, टोरीज भी एक स्लैंग से जिसका मतलब ये था कि आप जो है वो आयरिश बैंडिट्स को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी को अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें नहीं देख रहे हैं कि उसका मोटिव क्या है। बात आगे चलती है। कहानी आगे तब बढ़ती है जब हमारे पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब आती है, कोई मुझे बता सकेगा? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, एनीवन फ्रॉम द 1588। पार्टिसन? क्या होता है इसमें वकार साहब? सर जेम्स टू टू को कर देते हैं